N2 + 3H2 इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 और गिवन आया है कि इसका Kc 625 है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड K फॉर NH3 हाफ N2 + 3/2H2 625। हाँ जी बोलिए। जी मैडम, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, कहाँ छूट जाता, सब अभी कवर हो जाएगा। और किसी का हुआ सर? ये क्या है आंसर? तो आंसर है 1/25। क्या रिएक्शन रिवर्स कर दी? तो रिवर्स, अगर सिर्फ रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, 1/k हो जाता है। और रिवर्स करने के बाद हमने इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया क्या, तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। तो कुल मिला के क्या हो गया, 1/√k और 1/√k यानी 1/√625 जो 25 आएगा। तो सानवी सिंगल जी, ये काम तो ये किया था हमने, अगर आप लास्ट पे कौन से पॉइंट पे वो गए थे मुझे नहीं पता, कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो रेसिप्रोकेट कर जाता है, और अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी पावर बन जाती है। ठीक है, 2 पॉइंट तो ये थे और तीसरा बस इतना सा था, वो इसी में देख लो, दोबारा रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। कि ये कोई रिएक्शन है A + B + D गिव्स X + Y, तो इसका क्या होगा? हाँ या नहीं? अब ये A + B गिव्स C और C + D गिव्स X + Y, तो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से ये वाली इक्वेशन बन रही है क्या? तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप्स में होती है, पहले ये स्टेप होता है फिर ये स्टेप होता है। ये स्टेप में भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, तो इस स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा और इस वाले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होगा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये ओवरऑल रिएक्शन बनी। तो इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को क्या करें जिससे ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाए? तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन रहा है, देखो मैथ्स लगाओ जल्दी से, ओरली बैठे बैठे लग रही है। तो कुल मिला के जो रिएक्शन स्टेप्स में हो रही हो तो हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते चले जाओ ओवरऑल रिएक्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये बता दिया था वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन के लिए K की वैल्यू फिक्स रहती है जब तक आप उसका टेम्परेचर चेंज ना करें, बता तो दिया था ये। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी भी टाइप्स होती हैं। अब उसकी टाइप्स में एक है होमोजीनियस और एक है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो होमोजीनियस जिस इक्विलिब्रियम में सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में हो, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। तो फिर से हम वही वाली रिएक्शन ले सकते हैं जिसके पीछे हम बार बार हाथ धो के पड़े हुए हैं, N2 गैस + 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद, क्या सब गैसियस फेज में है हर चीज़? तो सारे लिक्विड हों या सारे गैस हों या सारे सॉलिड हों तो उसमें कहेंगे इट इज़ इन होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। तो अंडरस्टूड हेटेरोजीनियस क्या हो जाएगा, मोर देन वन फेज। और मोर देन वन फेज का क्या मतलब, CaCO3 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस, 1 मिनट के लिए मैं झूठ मूठ बोल रहा हूँ, मान लो यहाँ सो, तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस? होमोजीनियस, क्योंकि सब सेम है। लेकिन यहाँ G होते ही क्या एक से ज़्यादा फेज हो गया, और क्योंकि एक से ज़्यादा फेज हो गया इसलिए बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और मैं 1 मिनट के लिए यहीं इसका Kc लिखना चाहूँ तो क्या होगा, हाँ या नहीं? तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट प्योर सॉलिड 1 लेते हैं, और प्योर लिक्विड भी अगर है तो उसकी कंसंट्रेशन भी 1 लेते हैं। तो लिक्विड वाली बात तो इन्होंने अब गायब वायब कर रखी है, देखेंगे जब कहीं अटकेंगे तो। लेकिन सॉलिड का पक्का है कि क्या सॉल्यूशन है, कोई प्योर सॉलिड है, तो ये भी प्योर सॉलिड है, तो केसी का एक्सप्रेशन बस और बस क्या रह जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। और अगर इस इक्वेशन का केपी कहा जाए तो केपी क्या होगा, केपी के एक्सप्रेशन में तो हम सिर्फ कितने लेते हैं, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये गैसियस है नहीं, ये गैसियस है नहीं, ये गैसियस है और ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो कहाँ आएगा, प्रोडक्ट है तो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। बोलो आ गया नहीं आ गया, बढ़े। अब प्योर सॉलिड की 1 क्यों लेते हैं, तो सॉलिड का कुछ मास होगा और उसका कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा और उसका कुछ, तो भाई कंसंट्रेशन हम ये तो लेते थे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब इसको मोटे मोटे तौर पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या मास भी सॉलिड का है, वॉल्यूम भी उसी सॉलिड का है, तो ये डेंसिटी हो गई। बोलो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास बन गया नहीं, क्योंकि पूरा किसका फॉर्मूला है, क्या डेंसिटी कांस्टेंट फॉर अ सॉलिड, किसी सॉलिड की डेंसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी प्योर सॉलिड का कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज, तो कांस्टेंट के नाम पे वो जो सॉलिड का कांस्टेंट है वो यहाँ नीचे ले आऊँ तो समथिंग अपॉन कांस्टेंट, ये ऊपर ले जाऊँ समथिंग इनटू कांस्टेंट, सब कांस्टेंट कांस्टेंट होता चला जाएगा या नहीं। तो ये कांस्टेंट टर्म को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो कोई नया कांस्टेंट बन जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म को यहाँ नीचे ला के इस कांस्टेंट को सोचें तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो रहेगा तो कांस्टेंट ही ना इधर। तो इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू को क्या मान लो, ठीक है। अब बताओ के का यूनिट होगा या नहीं होगा, के का यूनिट होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लो आप इसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो तो ऊपर क्या होगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन में, और इसका क्या होगा, मोल पर लीटर, और इसका मोल पर लीटर का होल क्यूब। तो ओवरऑल क्या आया, ज़रा दिमाग लगाना, मैं डायरेक्ट मार दिया। हाँ या नहीं, ये पढ़ा जा रहा है, मोल ज़्यादा छोटे छोटे हो गए, तो इसका मतलब रिएक्शन के हिसाब से के का यूनिट बदलता रहेगा। तो ज़्यादातर वो के का यूनिट लेकिन देते ही नहीं है, वो क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ना, इसकी जो कंसंट्रेशन है उसे 1 मोल पर लीटर, मान लो N2 की कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है, इसको डिवाइड कर दो बाय 1 मोल पर लीटर। किससे डिवाइड कर दो, इससे क्या होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, बस मोल पर लीटर कट जाएगा। तो ऐसे जब आप सबकी कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर से डिवाइड करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रह जाएगी, मोल पर लीटर गायब हो जाएगा। तो वो इनके ज़बरदस्ती तरीके हैं, अलग अलग तरीके जी, यूनिटलेस बना दिया हमने इसे। लेकिन सही मायने में अगर हम देखें तो के का यूनिट डिपेंड करेगा ऑन द रिएक्शन। कई बुक ने कह दिया कि जब आप 1 मोल पर लीटर से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम एक्टिव मास कहते हैं, याद है करो एक्टिव मास, जिसे मैंने कहा था हमारे लिए तो मोलारिटी जैसा है। तो इन वजह से कोई टेंशन नहीं लेनी, इस वजह से आपका कोई न्यूमेरिकल किसी तरह से दूर तक नहीं अटकेगा, ठीक है। अब आपको सर में दर्द होना शुरू होगा जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। ऐसी केपी का भी यूनिट होगा या नहीं, पहले एक बात बताओ, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट तो होगा, एटमॉस्फेयर बाहर कुछ, तो केपी का भी यूनिट होगा। तो फिर से यहाँ क्या करते हैं, ये केस में कीजिए, अगर ये एटमॉस्फेयर में है ना तो इसको 1 एटमॉस्फेयर से डिवाइड करके यूनिट से बना दो, अगर ये बार में है तो इसे 1 बार से डिवाइड करके। तो इसलिए केसी और केपी को वो आज के टाइम पे क्या लेने लगे हैं, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। कंसंट्रेशन है तो 1 मोल पर लीटर से डिवाइड कर देते हैं हर कंसंट्रेशन टर्म को, और प्रेशर्स हैं तो एटमॉस्फेयर में तो एटमॉस्फेयर से डिवाइड कर देते हैं, और बार में है तो ज़्यादातर वो प्रेशर बार में लेना पसंद करते हैं, याद है।
कल जब कहा था इस रिलेशन में आर की वैल्यू जब कुछ ना दिया हो तो 0.0831 वाली लेना, तो 0.0831 वाली तो लीटर बार पर केल्विन पर मोल होती है, तो इसका मतलब जब कुछ नहीं है तो किस में मान के चलते हैं, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आने से पहले एक छोटी सी टर्म और कर लेते हैं, कंसंट्रेशन कोशेंट। और कंसंट्रेशन कोशेंट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको रिएक्शन कोशेंट भी बोल देते हैं। और जब रिएक्शन कोशेंट बोल देते हैं तो ये QC भी हो सकता है और QP भी हो सकता है। QP है तो ये है कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट, QC QP ये है क्या, कुछ नहीं है, जो K का एक्सप्रेशन है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है, वही Q का एक्सप्रेशन है। K कब निकालते हैं, इक्विलिब्रियम आने से पहले या इक्विलिब्रियम आने के बाद? तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब निकालते हैं K। तो एक्सप्रेशन इज सेम एज K। C है तो KC है तो QC हो जाएगा, KP है तो QP हो जाएगा, बट फिर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए या नहीं, उसे जब अलग नाम दे रहे हैं, अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ तो होना चाहिए। तो बट डिफरेंस इज दैट, क्या भाई, Q कैन बी डिटरमाइंड at any moment, whereas K is determined after attaining equilibrium, या नहीं, आफ्टर के बजाय भी एक स्विच बटन, ऑन अटेनिंग इक्विलिब्रियम। क्या कहने का मतलब हुआ, हमें अभी भी अच्छे से तो आ नहीं रहा। मान लीजिए H2 + Cl2 गिव्स 2HCl है, ठीक है, और किसी ने हमें बता दिया इसके K की वैल्यू 25 होती है। डन, K की वैल्यू 25 होती है, और उसने बोला कि मैंने इस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर झांका, और झांकने पर ये 3 मोल पर लीटर था, ये 4 मोल पर लीटर था, और ये 5 मोल पर लीटर था। कभी भी झांका अंदर वेसल में, ठीक है, बताओ वहाँ इक्विलिब्रियम आया हुआ था या नहीं, वैल्यूज दे दी, सबकी कंसंट्रेशन दे दी, बोला इक्विलिब्रियम आया था या नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कहा पता नहीं आया हुआ नहीं आया हुआ, तो फिर मैं क्या निकालूँ, QC, क्योंकि QC तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो मैंने निकाला, उसने बोला उस वक्त HCl की कंसंट्रेशन 5 है, H2 की 3 है, Cl2 की 4 है, तो 25/4 3 12, ये लगभग 12 to the 24 कुछ आएगा, बोलो, हाँ 80 तो है ये। तो Q की वैल्यू K से छोटी है, बड़ी है, बहुत छोटी है। तो अब हम इस रिएक्शन से क्या कहें कि अगर तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, यानी अगर तुझे इक्विलिब्रियम स्टेट में आना है, तो तुझे किधर जाना पड़ेगा, आगे या पीछे, मैथ्स लगाओ। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही बताया, आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाने से बड़ा होता जाएगा। और ये तो Q की वैल्यू बड़ी होती जाएगी या नहीं, और जब Q की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो हम क्या कहेंगे, Q इज लेस देन K, या नहीं। रिएक्शन शुड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, बोलो हाँ या नहीं। कभी ऐसा भी तो हो सकता था हम ये वैल्यूज रखने पे जब Q निकालते, Q की वैल्यू K से बड़ी आ जाती, और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इफ Q इज ग्रेटर देन K, रिएक्शन शुड प्रोसीड इन टू अटेन इक्विलिब्रियम। और अगर कभी हमने ऐसा किया
और निकाला क्यू और क्यू की वैल्यू क्या आ गई तो क्या कह दूँ, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो क्या मुझे क्यू की वैल्यू से और के की वैल्यू को कंपेयर करके पता लग सकता है मेरा रिएक्शन कहाँ है, अभी इक्विलिब्रियम से पहले है या इक्विलिब्रियम के बाद है? बोलो, एक चीज़ में मार खा रहे हो आप सब, कोई नहीं बोल रहा। जब मेरे को अपनी 11th याद आ रही है, जब मैं 11th में था मैं पकड़ लिया था ये पे वाली बात। बहुत सारी बातें मैं नहीं पकड़ा था, आप पकड़ लेते हो, ये बात मैंने पकड़ ली थी। जब हमने कहा इक्विलिब्रियम से आगे तो रिएक्शन जाती ही नहीं है, इक्विलिब्रियम पे आगे तो रिएक्शन अटक जाती है, और जब इक्विलिब्रियम पे जाके रिएक्शन अटक जाती है तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि क्यू की वैल्यू कैसे बड़ी हो जाए। आपको मुझे पकड़ना चाहिए था सर, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन अटक जाएगी। हाँ या नहीं, मेरे बोलने से तो समझ आ गया। तो अब ऐसा हो सकता है क्यू की वैल्यू कैसे बड़ी हो जाए, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? हाँ जी भाई, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो रिएक्शन उसके बाद आगे जाती है क्या? इक्विलिब्रियम की मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और हमें क्या लगता है रिएक्शन रुक गई। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक नेचर में, यही बात तो हम बार बार कर रहे थे कि हमें लगता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक गई जबकि रिएक्शन चल रही है, लेकिन हमें रुकी हुई क्यों लग रही है, क्योंकि जितनी आगे जा रही है उतनी पीछे जा रही है, तो नेट मामला जीरो। मैंने वो एलिवेटर वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको, मैं लगातार सीढ़ियाँ चढ़ रहा था फिर भी मैं वहीं खड़ा था। तो जब कभी भी इक्विलिब्रियम से रिएक्शन आगे जाती नहीं है तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि क्यू की वैल्यू कैसे बड़ी आ जाए। तो क्यू कभी कैसे बढ़ा हो नहीं सकता चाहिए, तो ये सेकंड पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए। तो हम कल परसों में या 2-3-4 दिन में जादू करेंगे और उस जादू से देखेंगे कि कैसे स्पेशल कंडीशंस में क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा हो सकती है। मैथमेटिकली समझ में आ गया कि हाँ, अगर क्यू किसी भी रीजन से के से बड़ा हो गया तो हम क्या कहेंगे रिएक्शन से, चल हट पीछे चल, क्योंकि तेरे क्यू की वैल्यू के से बड़ी हो गई है। मैथमेटिकली तो पॉइंट समझ आ गया, थ्योरेटिकली ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है वो बात की बात है। डन। तो कंसंट्रेशन कोशेंट या रिएक्शन कोशेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म, समझ आ गई। एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है, एप्लीकेशंस ऑफ के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया, हमें तो आया नहीं क्या कह रहे हो, है कि नहीं? आ गया। एक्सटेंड का मतलब ये नहीं होता कब तक तो टाइम हो गया, हाँ कितना आगे तक जा सकता है। Zn2 प्लस Cu इन इक्विलिब्रियम विद Cu2 प्लस Zn। 10th याद करके बताओ ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं याद आया जिन लोगों को, उनके लिए आसान कर रहा हूँ, 10th की शक्ल में ला रहा हूँ। ये रिएक्शन होगी या ये वाली होगी, दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी? जल्दी याद करके सुनाओ, हमने अभी पिछले लेसन में भी पढ़ा। सबको याद आ गया, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर से ऊपर है, वो जिंक कॉपर को धक्का तो दे सकता है लेकिन कॉपर जिंक को धक्का नहीं दे सकता। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस आयंस नहीं होते क्या, और जिंक सल्फेट में जिंक प्लस आयंस नहीं होते क्या? तो ये वाली रिएक्शन उससे उल्टी करके लिखी है ना मैंने तो। अरे Zn2 प्लस और Cu इधर लिखे हुए हैं, नहीं उल्टी नहीं है कैसे? और जब ये उल्टी है तो ये रिएक्शन होती होगी या नहीं होती होगी? अभी तो आपने कहा नहीं होती होगी, ये नीचे वाली है या नहीं? कहाँ खो जाते हो सर, आपने कहा रिएक्शन नहीं होती, कहा या नहीं अभी? और ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है क्या? ये आयनिक फॉर्म में, आप तो रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लिया, आयनिक फॉर्म में लिख दिया और यही तो लिखी है, तो ये रिएक्शन आगे होगी क्या? नहीं होगी। तो नहीं होगी तो ये और ये वैल्यूज होंगी बहुत छोटी छोटी या नहीं होंगी या बहुत बड़ी होंगी? इनकी कंसंट्रेशंस होंगी नहीं ना, और इनकी कंसंट्रेशन जितनी डाली होगी उतनी कितनी होगी? तो हकीकत क्या है, सचमुच में इनकी भी कुछ कंसंट्रेशन हो जाती है, यानी रिएक्शन थोड़ी सी हो जाती है। और इसकी के मैंने निकाली, मैं ऐसे झूठ मूठ बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या होती है, मैं तो हवा में मार रहा हूँ। कभी कल को बुक उठा के लाओ सर, यहाँ ये लिखी हुई है, मुझे वैल्यू याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है? ये तो ना के बराबर वैल्यू है, अगर आप सोच रहे हो तो, समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वहाँ कॉपर आयंस और जिंक न्यूमरेटर में तो यही आएगा इसके,
हद से ज़्यादा आप इसे और इसे गायब कर दोगे क्योंकि प्योर सॉलिड की बन लेते हैं, तो वहाँ कॉपर आयंस होंगे ही नहीं ना लगभग, और जिंक आयंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, तभी तो इतना छोटा सा आया। तो मैं ऐसे बोलूँ ये रिएक्शन होनी शुरू हुई थी, अभी जरा बना से कॉपर आयन बने थे तभी रुक गई, तभी क्या आ गया। तो रिएक्शन हैज गॉन टू क्या, वेरी स्मॉल एक्सटेंट। अब भी नहीं आ रहा। और मैंने ये रिएक्शन करी कोई H2 प्लस Cl2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HCl, और इसके K की वैल्यू समथिंग इनटू, चलो ऐसे ही मार देता हूँ, 5.1 इंटू 10⁻18 आ रही है। चलो इसका क्या मतलब, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम आया तो वहाँ HCl बहुत अच्छा खासा था, बहुत सारा था, और H2Cl2 लगभग ना के बराबर बचे थे, तभी तो रिजल्ट इतना बड़ा आ सकता है। तो रिएक्शन हैज गॉन टू, रिएक्शन हैज गॉन टू, मैडम ने और अच्छा बोला था, वेरी लार्ज एक्सटेंट, और क्लैरिफाई करना हो किधर, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हालांकि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन ना भी लिखूं तो फॉरवर्ड का ही माना जाता है। और अगर किसी रिएक्शन का के बना रहा है तो इसका क्या मतलब, लगभग आधी आधी हो गई, जितने प्रोडक्ट्स हैं उतने ही लगभग रिएक्टेंट्स हैं, तभी तो दोनों उनका रेशियो, हाँ या नहीं, कि लगभग जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट्स हैं। और अगर यह है तो कि जी प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट ना के बराबर है, और यह है तो रिएक्टेंट ना के बराबर हैं, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं। मैथ्स लगाते रहो, क्योंकि के में ऊपर कौन और नीचे कौन, तो अगर के इतना छोटा सा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स नहीं है, ना के बराबर हैं, रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं। और अगर के आ रहा है तो मतलब प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स ना के बराबर हैं। बोलो मैडम। हाँ बिल्कुल, सब रिवर्स हो जाएगा। यही तो पढ़ाया था आज आपने आते ही, कि जब किसी रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम रिवर्स करते हैं तो उसका के 1/k हो जाता है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं इस रिएक्शन को यहीं कहीं उल्टा कर दूं तो ये ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी या नहीं, और ऊपर वाली रिएक्शन तो खूब मजे से होती है। और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1.8 इंटू 10⁻⁻45, और ये 10⁻⁻ ऊपर जाके 10⁻45 ऊपर और नीचे 1.8, ये तो बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों से भी बड़ा है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स लगभग खत्म ही हो गए। तो सानवी जी ने बात बोल के हमारी बात और क्लियरिफाई कर दिया मैं अच्छे से। बोलिए दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, नंबर डाल दिया था वहाँ, हाँ डाल दिया था, प्रिडिक्टिंग एक्सेंट। इसका क्या हो गया, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कैसे, अभी पढ़ लिया, कंपेयरिंग क्यू एंड के। क्यू बड़ा है तो कह देंगे पीछे जा, के बड़ा है तो कहेंगे आगे जा, और क्यू और के सेम है तो आ गया नहीं। तीसरा हो गया कैलकुलेटिंग, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे दुनिया भर के, इस पे भी है इस पे कम है। कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे, हम एक न्यूमेरिकल की शक्ल में कर रहे हैं। मान लीजिए उसने बोला हम PCl5 से शुरू हुए और ये रिएक्शन है, और जब मैंने शुरू कराया तो उस वक्त ये 10 मोल पर लीटर थे, क्या कंसंट्रेशन थी, और इसका के वो ऐसे ही बोल रहा है, मान लीजिए 12 होता है। तो बताओ जब इक्विलिब्रियम आएगा तो PCl5 PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशंस क्या क्या होंगी। तो मैं क्या कहूँगा, 10 में से पक्का कुछ मर गया होगा, जल्दी बोलो। जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो मरेगा ही ना, ये कितना बनेगा, एक मरा तो एक PCl3 बना, बैलेंस इक्वेशन। तो x मरा तो x ही पैदा होगा, और ये भी एक मरा तो एक पैदा हुआ, तो ये x मरा तो ये x ही पैदा होगा। तो k का एक्सप्रेशन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 अपॉन पार सब 1 1 रहेगी क्योंकि सबका कोएफिशिएंट 1 1 1 है। तो Kc की जगह क्या लिखूं, Kc की वैल्यू 12 दी तो है इसके लिए, इज इक्वल टू PCl3 की जगह क्या लिखूं, x इंटू एक्स, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं,
उस x को यहाँ लिख के 10 में से माइनस कर देना, वो कौन हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, और वो जो x होगी वो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, वो ही कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। और कंसंट्रेशन है तो यूनिट किस में आएगा, मोल पर लीटर में। कम से कम 10-15 न्यूमेरिकल होंगे इस पर, अगर आपने साइड बुक भी साथ में ट्राई मार ली तो। और एक्सरसाइज किसी ने खोल के देखी है चैप्टर की, नहीं देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, मैं तो पूछ रहा हूँ बाई चांस देखी हो तो। इसकी एक्सरसाइज में मेरा ख्याल है एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, 75 या 76 क्वेश्चन हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की थी, और उसमें भी 75-76 तो नहीं थे शायद, मैं भी तो ये कह रहा हूँ उसमें भी 75-76 नहीं थे। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारे क्वेश्चन हैं। करेंगे क्या कुछ काम शुरू अब? हाँ जी बोलो। दो कैसे आएंगी, तो एक नेगेटिव में आएगी एक पॉजिटिव में आएगी, कौन सी लोगे बताओ? कंसंट्रेशन कभी नेगेटिव में हो सकती है? बताओ सर, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन नेगेटिव में हो सकती है क्या? अब देखना आई या नहीं। तो सर जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि दो वैल्यू आएंगी, तो मैं उसमें बोल रहा हूँ मान लीजिए दो वैल्यू जो आई उनमें एक नेगेटिव आई और एक पॉजिटिव आई, तो एक्स की वैल्यू कौन सी वाली लोगे, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाली? क्योंकि कंसंट्रेशंस कभी भी एक बात, कई बार ऐसा भी हो सकता है दोनों पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया और एक्स की दो वैल्यूज आई, और एक्स की दो वैल्यूज के नाम पे मैं झूठ मूठ बोल रहा हूँ, कभी कर को अगर जाके जी आई तो थी नहीं, आपने ऐसे बता दिया, एक आई 15 और एक आई 5, तो बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू मानोगे? बुद्धि लगा लो, जवाब यहाँ लिखा है 5 ही मानेंगे ना, एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी थोड़ी हो सकती है कि 10 थे उसमें से 15 मर गए। तो जिन्होंने क्वेश्चन ने जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन बढ़िया सा रेस करा था कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी तो कौन सी माननी है, तो ऑटोमेटिकली एक आपकी अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, या तो एक नेगेटिव आ रही होगी इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी, और या एक ऐसी आ रही होगी जो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये समझ गए सर? जिन्होंने बात कर ली वो यहीं पे और सुन लो, इसकी जो कैलकुलेशंस होंगी इस चैप्टर के के से रिलेटेड की, वो बड़ी खतरनाक होगी, खूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चलो फिर भी सॉल्व करनी आती है, 3 डिग्री 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तो हिट एंड ट्रायल यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आने डेसिमल्स में। फिर क्या करेंगे हम पता क्या करेंगे, टेन माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली 10 मान लेंगे। देखो सर 10 मानते ही आपका काम आसान, आप हो गए इसका मतलब आपने एक्स को नेगलेक्ट कर दिया, हाँ हमने कर दिया, तो सर कहते हैं मैं यहाँ भी नेगलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ भी नेगलेक्ट करता हूँ, भाई फिर निकालेगा क्या? तो हमें तो पता नहीं चला आप क्या बोल गए, फिर हम कैसे पता करें? 100 में से कुछ लोग मर गए, बचाओ कितने बचे, ये लगभग 100 ही बचे। वहाँ कितने लोग गए थे, एक्स बताओ, वहाँ कितने गए थे कि लगभग 100 गए थे। कैसे कह सकते हो भाई, इसे नेगलेक्ट कर सकते हो क्या? भाई हमने मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया, कितना चंदा इकट्ठा हुआ जी आप लोगों के पास? ये 5 करोड़ हो गया। जब पता चला जी आप तो बेईमान हो, आप तो झूठ बोल रहे हो, 4.999 करोड़ हुआ है और साथ में 25 पैसे हुए हैं, या कहो 5 करोड़ में 25 पैसे कम हुए, तो 5 करोड़ में 25 पैसे कम होंगे तो वैल्यू बोलेगा कि आदमी क्या बोलेगा, लगभग 5 करोड़ हो गया या 5 करोड़ 25 पैसे हो गया। तो जिस आदमी ने 25 पैसे का सिक्का डाला, चला मेरे 25 पैसे तो गिने नहीं तुमने। तो जो चीज़ ऐड होने वाली है उसे नेगलेक्ट कर सकते हो, या जो चीज़ सब्ट्रैक्ट होने वाली है उसे नेगलेक्ट कर सकते हो, या नहीं ये एज्यूम करते हुए कि वो बहुत, मैंने बहुत बड़े राज की बात बता दी अगर आप समझ रहे हो तो जब भी न्यूमेरिकल्स में यहाँ नेगलेक्ट करना पड़ रहा होगा, कब नेगलेक्ट करूँगा, जब भी ऑर्डर 2 से ज़्यादा बन रहा होगा, यानी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऊपर जा रही होगी, तो उन केसेस में मैं नेगलेक्ट कैसे करूँगा, माइनस होने वाली वेरिएबल टर्म को या प्लस होने वाली वेरिएबल टर्म को नेगलेक्ट कर दिया करूँगा, ये एज्यूम करते हुए कि वो बहुत ही, समझ गए क्या? मैं एक एग्जांपल और कर रहा हूँ, मान लीजिए a + 2b इन इक्विलिब्रियम विद 3c + 5d है, और उसने बोला शुरू में ये a था और ये b था, और इसका जो k है, a और b के नाम पे उसने वैल्यू दी होंगी 5 मोल 10 मोल ऐसे कुछ, और इसका k उसने बता दिया सपोज 25 है, बोला अब इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन निकालो, तो आप क्या कहोगे, a में से मरने गया जी x,
बताओ बी में से कितना मरेगा, माइनस लगाना था यहाँ पे, बोलो। अरे एक मरा, ये तो 2b को लेके मरा, नहीं मरा। तो जब x मरा तो 2x मरेगा, जिन्हें नहीं पता चला था। ये कितने बनेंगे, c कितने बनेंगे, एक a मरता है तो 3c पैदा होते हैं, तो x a मरे तो 3x पैदा होंगे। ये कितने, तो k का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3x की पावर क्यूब 5x की पावर 5 a माइनस एक्स b माइनस 2x की पावर 3, हाँ 2, हाँ या नहीं। अब इसे सॉल्व करने में तो पसीने आ जाने हमें, तो हम क्या करेंगे इसे, अब इस 3x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इस 5x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन a माइनस एक्स को a मान लेंगे और b माइनस 2x को। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने में लॉग एंटी लॉग लेना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। याद है कुछ लॉग एंटी लॉग नाम की चीज़ पढ़ाई गई थी कभी, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी वो मेरी जान दोबारा खा लेना। अभी जब न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल में अटकोगे किसी दिन, बीच में एक बार और बता दूंगा, आपको बताना पड़ा ही पड़ेगा। आया क्या कुछ कुछ, अगर मैं एनसीईआरटी से अलग बात करूंगा तो मुझे यहीं पर एक टर्म पढ़नी पड़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरे 12th में भी बुरी तरह पीछे पड़ी रहेगी, और मेरी खुद की स्टूडेंट लाइफ ये है कि जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड स्क्रीन पे आता था, बोर्ड पे आता था, मेरा बीपी डिस्टर्ब हो जाता था। मैं कब क्या होगा कुछ समझ नहीं आएगा, इतनी टिपिकल लगती थी। तो आपके साथ वो सब दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, तो वो ऐसा ना हो, इसलिए मैं इसका बुरी तरह ऑपरेशन कर करके तरह तरह से बात समझाता हूँ, उम्मीद के साथ कि शायद आपके साथ ऐसा नहीं हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये होती क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। जितने मोल्स लिए थे उसमें से कितने मोल्स टूट गए, उसे क्या कहते हैं, उनकी रेशियो को। हमें पता ही नहीं चल रहा सर आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने CH3COOH को पानी में डाला मान लो, और वो पानी में टूट गया, पूरा नहीं टूटा बेचारा, थोड़ा सा टूटा। मान लीजिए मैंने ए लिए थे, नहीं है ए में से कुछ टूट गया, कुछ टूटना टूटा एक तरीका, तो एक्स टूट गया, तो ये कितना होगा एक्स, और ये कितना होगा। तो अल्फा की वैल्यू पता क्या होगी, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड कितने अपॉन टोटल टेकन, कितने कितने थे टोटल लिए, तो एक्स अपॉन ए कौन है। तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने 10 लिए थे, 10 में से 15 टूट गए, ज़्यादा 1 हो सकती है बस, जितने लिए थे वो सारे टूट गए, हाँ या नहीं। तो इसी चैप्टर में एक नेक्स्ट फेज आएगा यानी कि इक्विलिब्रियम, सचमुच में ये वहाँ होता है, लेकिन अगर मैंने साइड बुक शुरू कर दी तो मुझे यही जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पढ़ा दिया। तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 1, या अब लेस देन 1 कब होती है, इक्वल टू 1 कब होती है, वो भी आ जाएगा आगे। फिलहाल या तो लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, बात बन गई। अगर आपको बहुत अच्छी मैथ्स आती हो तो क्या अल्फा ये बता रहा है अगर 1 होता तो कितने मरते, ए है तो कितने मरे, ए में से कितने मरे, एक्स मरे। 1 होता तो कितने मरते, यूनिटरी मेथड, इसी को तो अल्फा कह रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 15 थे, 15 में से 3 टूट गए, ठीक, तो पूछे अल्फा क्या है, तो आप ये तो कहोगे 3/15। तो इनफैक्ट वो हमने यही तो किया कि 15 में से तो 3 मरते हैं, 1 होता तो 3/15 मरते। मेरे पास 100 थे, 100 में से 12 मर गए, तो अल्फा क्या, तो क्या मतलब ये नहीं है कि भले ही आपके 100 में से 12 मरे हो, लेकिन अगर आपके पास 1 होता तो कितने मरते, 0.12 मरते। तो मेरे में अपनी बुद्धि थी नहीं, मुझे समझ आया नहीं, इसलिए कि अल्फा क्या बताता है कि 1 होता तो
कितने मरते, उसको अल्फा कहते हैं या नहीं? तो फिर क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए में से एक्स मरे, ये मान लो फिर से ए है या नहीं है, नहीं है, तो इसको बोलूँ ए इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना होगा ए अल्फ़ा, और ये कितना होगा ए अल्फ़ा। ये समझ में नहीं आया अचानक क्या हो गया? नहीं समझ में आना अचानक क्या हो गया? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ सर नहीं आया ना। तो देखो दोबारा से, ये केस है, दूसरा केस है, ये 1 था, ये नहीं था, ये नहीं था, 1 में से जाने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ाया तो अभी अल्फ़ा। तो एक से एक मरा तो बना, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा बनेगा, ये अल्फ़ा बनेगा। कोई दिक्कत इस वाले में? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब किसी ने आगे कहा मेरे पास ये 1 ही नहीं था, मैं तो झूठ बोला है, तो सी थे, कंसंट्रेशन सी थी। हमने कहा अच्छा 1 को सी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, लो इसे भी सी से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी सी से मल्टीप्लाई कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। अब खोल के देखो इसको, सी माइनस सी अल्फ़ा या नहीं? तो जब एक में से अल्फ़ा जाता है तो सी में से कितना जाएगा? ये तो मैथ्स की बात है ना। एक में से अल्फ़ा जाता है तो सी में से सी अल्फ़ा ही जाएगा या नहीं? एक में से 0.2 मरते हैं, तो बताओ 15 में से कितने मरेंगे? तो आप कहोगे 15 इंटू 0.2 या नहीं? अब बस इस चैप्टर की सबसे बड़ी दुर्घटना यही है, कभी तो एक्स से कर देता, कभी ए दिया ए माइनस एक्स मार देता सीधा, कभी ए दिया तो ए इंटू, और हम उड़ते रहते हैं, पता नहीं कब क्या करना है। अरे किसी से कर लो, बात वही आएगी। यहाँ पे जो डायरेक्ट ए अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो सीधी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और बाकी जब आप काम करोगे तो मैं फिर दोबारा से इस चीज़ को ऑपरेट कर करके दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप पूछोगे 2 तरह से कर करके दिखा दूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स को, तो जिससे फंडा क्लियर हो जाए। तो आज आपके पास करने के लिए